अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज पढ़ रहा था, तो कईयों का आया कि ये टाइम बड़ी नींद का टाइम है, सोने का टाइम है हमारा 12:30 बजे। तो है भी, थोड़ा सा दोपहर में और गर्मियों के मौसम में आलस आता है, बट आप क्लास देखो तो आपकी सारी नींद भाग जाएगी। कोशिश करेंगे हम आपकी पूरी नींद उड़ा देंगे, इतना एक्साइटेड बना देंगे आपको। तो आपके सामने एक पजल मैंने बहुत देर से स्क्रीन पे डाली हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने जवाब ढूंढ भी लिया होगा। जरा फटाफट अपने चैट बॉक्स में टाइप करो किस बच्चे ने इसका आंसर ढूंढा है, फटाफट। गुड, आए आंसर। एक दो मैं चेक कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा दिमाग लगाया चैटिंग के अलावा भी पजल में, बहुत अच्छा। गुड गुड गुड, 4 आंसर है इसका बिल्कुल। जिन बच्चों को नहीं पता वो जरा बाद में दिमाग लगाना, इसको देख के इसका आंसर 4 आएगा। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा चैट से हटाने के लिए थी कि थोड़ा सा दिमाग ताज़ा कर लो, नींद आपकी भाग जाए। चलो जी, स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज का सेशन जो है वो नीलम शर्मा मैम लेंगी, आरपीवीवी लाजपत नगर से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े से आपके जो डाउट्स थे जो मेरे पास आए हैं पिछली क्लासेस से रिलेटेड, तो पहले मैं थोड़े से आपके डाउट सोल्व कर देना चाहता हूँ। और तो थोड़े से डाउट पहले देख लेते हैं जिन बच्चों ने डाउट भेजे थे। और मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा कि डाउट कुछ तो इतने अच्छे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ बच्चों ने भेजे हैं। मतलब बहुत ही अच्छा माइंड लगा के बच्चों ने सवाल पूछे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं। तो लेकिन मेरी जो आदत है, सबसे पहले कुछ थीम से स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पढ़ देते हैं उसको जी। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुने, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। तो बेटा, हम लोगों की आदत होती है, हम भीड़ को देख के चलते हैं कि जहाँ भीड़ जा रही है हम भी वहीं जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यही रास्ता आसान है, सब यहीं जा रहे हैं तो हमें भी यहीं जाना चाहिए। लेकिन बेटा, लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में आपको अपना रास्ता खुद चुनना है। और क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। अब मैं चैट्स में देख रहा हूँ कि क्लास होने से पहले ही चैट शुरू हो जाती है आपस में, पबजी, यूट्यूब, तेरा नाम मेरा नाम। तो बेटा वो तो भीड़ है। भीड़ काम है, चलना उन्हें लगता है ये आसान है, चलो चैटिंग करते हैं, तब तक टाइम पास करते हैं। तो बेटा वो आपको ऐसे नहीं चलना भीड़ में। आपका मेन एम क्या है? स्टडी करना। ये क्लासेस किस लिए बनाई गई हैं? आपकी स्टडी के लिए। तो आपको अपना रास्ता चुनना है, आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो कंसंट्रेट सिर्फ स्टडी पे करें आप, चैट में इधर उधर की बातें ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके लिए हमने इतने सारे टीचर्स लगाए हुए हैं, एक एक सब्जेक्ट में आपके 10-10 टीचर्स आ रहे हैं, आपने नाम देखे भी होंगे स्टार्टिंग में। और हमारी पूरी बिजनेस स्टडी की टीम भी आपकी हेल्प के लिए यूट्यूब चैट पे अवेलेबल है। तो बेटा, इसलिए टाइम का बहुत ही यूज़ करें, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा आज के डाउट से। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस पीएम केयर फंड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एक बच्चे ने पूछा, सर ये जो पीएम केयर फंड आजकल चल रहा है कि इसमें डोनेट करो, इसमें डोनेट करो, तो क्या ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तो बेटा आपको बता दूं, इसका आंसर आप सामने है। कि हुआ क्या कि भाई, जब अब गवर्नमेंट को लगा कि भाई एक नेशनल फंड की जरूरत है, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्या? एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन, यानी इनकेस कोई इमरजेंसी आ जाए, डिस्ट्रेस सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी हम क्या देख रहे हैं, कोविड-19, जिसको हम कोरोना बोल रहे हैं। इस तरह की महामारी आ गई अचानक, तो भी बहुत सारे रिलीफ देने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए। और उसको क्या किया उन्होंने? ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बना
अंडर द नेम ऑफ, इसकी फुल फॉर्म जो है बेटा पीएम केयर फंड्स की क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो उन्होंने क्या करा, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई इस नाम से और स्टार्ट कर दिया कि भाई इमरजेंसी में कोरोना में मदद करेगी ये। तो बेटा आपको नाम से पता चल गया, पता ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आपको बताया था कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो होती हैं वो क्या होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर क्या हुआ बेटा, सो यस पीएम केयर फंड्स इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला क्वेश्चन होप आपको क्लियर हो गया होगा, जिस भी बच्चे का था, और जिस बच्चे को नहीं भी पता था तो उनको भी अब पता चल जाएगा कि पीएम केयर फंड क्या है बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे इनकम टैक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि भाई हमने बोला सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका मेन एम तो प्रॉफिट कमाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती, लेकिन क्या इनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपनीज को तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो बेटा इसका आंसर आपके सामने है, देखिए कि जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दैट आर एस्टेब्लिश्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स। तो बेटा जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन पर्पस क्या है, चैरिटेबल, तो उनको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, छूट दे रखी है टैक्स से, कि उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, रेशनल क्या है इसके पीछे, उनकी सोच क्या है कि भाई एनपीओ भी, एनपीओ जो हैं वो भी क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट का मेन काम भी क्या होता है, हमारी वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना, डिलीवरी सिस्टम। तो इनडायरेक्टली में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी वही काम करते हैं। तो इसीलिए इनको रिलीफ दे दिया है कि आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कोई गलत फायदा ना उठा ले। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एग्जामेशन इनको छूट तो दी है बेटा, लेकिन कुछ कंडीशंस भी लगा दी साथ में, कि ठीक है हम आपको छूट दे रहे हैं कि आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी हैं बेटा। तो कंडीशन मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। वैसे सिंपली टर्म्स में यही है कि चैरिटेबल पर्पज वालों को टैक्स पे नहीं करना, लेकिन फिर भी आपकी ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कंडीशंस क्या क्या हैं। पहली कंडीशन है बेटा, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट यूज एट लीस्ट 85% ऑफ इट्स इनकम इन एनी फिजिकल ईयर ऑन द चैरिटेबल एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन इट्स चार्टर। चार्टर आपको याद होगा, 11th में पढ़ा होगा आपने, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हम उसको चार्टर बोलते थे जी, कंपनी का याद आया कुछ। तो बेटा इनका भी चार्टर होता है। तो ये चार्टर यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपनी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि किस पर्पज से ये काम कर रहे हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है बेटा, अपनी 85% इनकम का उन एक्टिविटीज पे खर्च करना जरूरी है अगर इनको टैक्स में छूट लेनी है। दूसरा, द फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे बी इन्वेस्टेड ओनली इन अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 11(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो बेटा हमारा एक इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें बताया गया कि ये एनपीओज कौन कौन सी सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, तीसरा कि इनकम का यानी एनपीओ की इनकम का या प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट यूज्ड और अप्लाइड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ ए फाउंडर, यानी एनपीओ का कोई फाउंडर हो, ट्रस्टी हो, या उनका कोई रिलेटिव हो फाउंडर और ट्रस्टी का, या ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जिसने 50,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया एनपीओ के लिए, वो टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द कोर्स ऑफ ए फिजिकल ईयर। तो इसका मतलब ये है कि इनकम का कोई भी पार्ट इन बंदों के ऊपर खर्च ना किया गया हो उस एनपीओ द्वारा, यानी फाउंडर कोई अपना पर्सनल बेनिफिट ना उठा रहा हो, ट्रस्टी या उसका कोई रिलेटिव, तो उन्होंने कोई भी पैसा पर्सनली यूज ना किया हो। थर्ड कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट कंडीशन है बेटा इसकी, कि जितने भी एनपीओ होते हैं, हमने क्या बताया था, इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जरूरी होते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग।
तो बेटा इनको अपने अकाउंट ऑडिट कराने पड़ते हैं और रिटर्न भी भरनी पड़ती है। ऑडिट आप समझते हैं ना, सीए, तो वो चेक करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक तो है, कहीं ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में कुछ और तो नहीं कर रहे। तो बेटा इनके अकाउंट भी ऑडिट होते हैं, इनको भी अपनी रिटर्न भरनी पड़ती है 6 महीने के अंदर अंदर, जब इनका फिजिकल ईयर क्लोज होता है। और इनका फिजिकल ईयर क्या है, जैसे हम सुनते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है बेटा। तो इनको अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करनी होती है। तो ये बहुत सारी कंडीशन भी लगा दी गवर्नमेंट ने कि बेटा ऐसा नहीं है कि आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोल ली और सोचा हम तो जी दिखा देंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और अलग से प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा, आपको टैक्स में तभी छूट मिलेगी जब ये सारी चीजें होंगी। तो होप आप सबको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट। नेक्स्ट था जी, अभी वैसे ये टॉपिक आज करेंगी मैम, फिर भी मैं थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा था सर सब्सक्रिप्शन क्या है, ग्रांट क्या है, लिगेसी क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है एनपीओज के लिए। तो बेटा सब्सक्रिप्शन आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं हम चंदा। तो ये मेंबरशिप फी होती है जो कि मेंबर्स पे करते हैं पीरियोडिक बेसिस पे। मंथली बेसिस हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली 6 मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। तो ये मेन सोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जितने भी मेंबर्स हैं वो पीरियोडिक अमाउंट जमा कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है जी ग्रांट। तो बेटा ग्रांट को हिंदी में बोलते हैं हम अनुदान। तो जितने भी ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जैसे कि आपके सामने भी स्क्रीन पर आ रहा है, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, ये ज़्यादातर ग्रांट पे डिपेंड होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, इनको ग्रांट देती है, अनुदान देती है, ताकि ये अच्छे से लोगों की मदद कर पाएँ, सोशल सर्विस कर पाएँ। तो ये भी इनका एक बहुत मेन सोर्स होता है इनकम का बेटा। थर्ड है लीगेसी, जैसे आपको बताया भी था वसीयत, कि भाई ये क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिजीज पर्सन। हम बोलते हैं ना वसीयत लिख गया वो अपनी इच्छा से। तो कोई भी डिजीज पर्सन अपनी वसीयत जब लिख जाता है और एनपीओ को कुछ अमाउंट दे जाता है तो उसको बोलते हैं हम लिगेसी। तो बेटा ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनपीओ के लिए। सो ऑल द अबव आइटम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। तो इसीलिए बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनपीओ इनके बिना काम नहीं कर पाते। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फटाफट। अब एक बच्चे ने पूछा जी अपकीप ऑफ फील्ड क्या है सर ये, अपकीप ऑफ फील्ड्स। तो बेटा ये सामने देखो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ गई, इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा फील्ड का मतलब क्या होता है। देख रहे हो आप, एक ग्राउंड नजर आ रहा है आपको, इस पर एक बंदा मशीन चला रहा है उसको फ्लैट करने के लिए। तो बेटा ये फील्ड इसको बोलते हैं। अभी आप स्पोर्ट्स में बहुत सारे सुनते हैं, क्रिकेट की फील्ड होती है, फुटबॉल की फील्ड होती है, हॉकी की फील्ड होती है, रेसिंग के लिए अलग फील्ड होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी यूज होती हैं, आपको बताया था। तो फील्ड उनसे रिलेटेड है बेसिकली। अपकीप का मतलब क्या है बेटा, मैदान के रख रखाव का खर्चा। तो ये जितनी भी फील्ड्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस तो जरूरी है, उसके बिना मैच कैसे हो पाएंगे। तो इसीलिए
जितने भी ये स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, उनको अपने मैदान को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हम अपकीप ऑफ फील्ड्स। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, लास्ट है ये। डिफाइन द टर्म्स ऑनोरियम टू सेक्रेटरी, एक बच्चे ने पूछा है, तो आपको भी था कि हम बोलते हैं ना इसके ऑनर में, ऑनर क्या होता है, हम इसका मान कर रहे हैं, एक तरीके से रिस्पेक्ट में दे रहे हैं उसको। तो ऑनोरियम टू सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, ऑनोरियम को हिंदी में बोलते हैं मानधन, यानी उसके रिस्पेक्ट में, उसके मान में उसको कुछ पैसा दिया गया है। इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होता है। मेन पॉइंट यही है इसमें कि वो उसका एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो हम सैलरी और वेजेस वर्ड यूज करते हैं, वो उसका रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, हमने वैसे ही उसको कभी कभी किसी काम के लिए बुला लिया, जैसे सेक्रेटरी को मीटिंग के लिए बुला लिया, या किसी गेस्ट को बाहर से बुला लिया, किसी आर्टिस्ट को बुला लिया, तो उनको जो हम पेमेंट देते हैं बेटा, उनको बोलते हैं हम ऑनरियम, यानी मानधन। तो होप आप सबको आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब मैं जो है ये माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ नीलम शर्मा मैम को, जो आज की क्लास लेंगी। और मैं स्क्रीन शेयरिंग बेटा बंद कर रहा हूँ, मैम अपनी स्क्रीन को शेयर करेंगी। थैंक यू। नीलम मैम अब आप शेयर करिए। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट, आशा करती हूँ मेरी साउंड आ रही होगी आपको। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंतर्गत आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि आप जो है आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम पिछला तो करेंगे ही, साथ में हम इसके अंतर्गत कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको जो है और अच्छा लगेगा आज। और इसके अंतर्गत जो है अब, और बच्चों क्या हाल चाल है आपके? आशा करती हूँ कि आप अच्छे से रह रहे होंगे और आप सेफ्टी से रह रहे होंगे, अपने पेरेंट्स को भी सेफ्टी से ध्यान रख रहे होंगे। और ये तो मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल समय है, पर इस मुश्किल समय में ही बच्चों एक अच्छी चीजें निकल आती है, जैसे कि हम ये सब सीख रहे हैं। आप भी ऑनलाइन पढ़ना सीख रहे हो और हम भी ऑनलाइन पढ़ना सीख रहे हैं। तो ये मुश्किल समय में हमें ये एक अच्छी नई चीज सीखने को मिल रही है। मुश्किल समय हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, इसलिए कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ड्रीम्स को आगे हमेशा बढ़ाते ही रहना चाहिए। चलिए आज अब हम टॉपिक पे आते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप जो है अपना पहले जो हमारे वीडियो है वो पढ़ के आए होंगे, उनको देख के आए होंगे आप। तो क्योंकि बच्चे रिकॉल करना जरूरी है, जब भी अकाउंटेंसी में आए आप अपने पिछले वीडियो जरूर देख के आए, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ जाए आगे के लिए। तो कुछ बच्चे हमारे नए भी जुड़े हो सकते हैं बच्चे, तो उन बच्चों को भी हमें बताना है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So not for profit organization refer to all those organizations that serve the society with all it means, without the intent of generating
प्रॉफिट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी सर ने भी बताया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज देती है सोसाइटी को, और इनका मेन एम सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका मेन काम है प्रमोशन करना कल्चर का, एजुकेशन का, रिलीजन्स का, सोशल वेलफेयर का काम करना। लिए इन्हें स्टैब्लिश किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बच्चे आपके पास है, स्कूल। आपके स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कई स्कूलों में छुट्टी के बाद क्रिकेट की, फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन आके आपको ट्रेनिंग देती है, वो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह आपके घरों के पास कुछ एनजीओ होंगे जो आपकी सहायता करते हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, तो वो भी सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, सोसाइटीज को सर्विसेज देना, और विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्रॉफिट कमाना इनका उद्देश्य नहीं है। लास्ट जब क्लास हुई थी तो मैंने देखा था चैट में, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे एंटिटी क्या होती है। बच्चे आप पहले 11th में आपने पढ़ा है, पर चलो फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। एंटिटी क्या? एंटिटी मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेपरेट लीगल, जब इसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड प्रमोटर। एंटिटी का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को एंटिटी कहते हैं। आप वैसे इसका मीनिंग देखें तो यहाँ पे एनपीओ के अंतर्गत है कि ये इसकी अपनी लीगल एंटिटी है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और मेंबर्स और प्रमोटर से अलग। इसका मतलब है कि जैसे इनकी कोई बिल्डिंग है, हॉल है, वो किसी व्यक्ति मेंबर चाहे कि मैं अपने किसी दोस्त को पार्टी के लिए दे दूं तो वो नहीं, वो सभी मेंबर्स की राय से ही दे सकता है, क्योंकि वो एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लब की है या स्कूल का है ये, तो उसको वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, सभी मेंबर्स की राय से दे सकता है। और उसकी जो इनकम होगी वो उस क्लब की होगी या उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी। और फिर इसका फंड कहाँ से आता है? अभी सर ने भी बताया, ग्रांट आती है, सब्सक्रिप्शन आती है, डोनर्स डोनेशन देते हैं बहुत सारी वहां से, क्योंकि भाई इसकी एक्टिविटी तो चलानी है ना हमने, तो एक्टिविटीज चलाने के लिए हमें फंड की जरूरत होती है। तो वो फंड जो है हमें कभी कई बार गवर्नमेंट भी देती है फंड, तो वहां से हमें फंड मिलता है। इसको रन कौन करता है? इसको रन ट्रस्टी करते हैं, या मैनेज मेंबर्स में से ही मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जिनके द्वारा इसे रन किया जाता है। अब भाई ये तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अकाउंट्स क्यों बनाए? नहीं बच्चे, सर ने भी बताया था कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत दिया हुआ है सेक्शन 8 में, या इसके अकाउंट जो है बनाने ही है।
तो हमें इसके अकाउंट, वैसे भी बच्चे कोई भी हम जहाँ इनकम आई एक्सपेंडिचर करेंगे तो जानने के लिए कि हमारे फंड्स पूरे थे कि नहीं थे, उसके लिए हमें फंड्स बनाने की तो एक पर्टिकुलर डेट में जरूरत पड़ती ही है, तो इसलिए इसके फंड्स बनाए जाते हैं। अब जो इसके फंड बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स इंक्लूड, क्या क्या बनाया जाता है फंड, इसके स्टेटमेंट्स क्या क्या बनाई जाती है, जो फंड्स आते हैं उसकी स्टेटमेंट। उसमें सबसे पहले है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस है, कैश बुक जैसे बनाते हैं वैसे ही रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे आपने 11th में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे आप। और बैलेंस शीट एज इट इज, जैसे आपने उसमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाई थी वैसे ही बैलेंस शीट ये पर्टिकुलर डेट पे हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके लिए इसे बनाया जाता है। तो ये इस तरह से 3 इनके अकाउंट्स बनते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके। अब आता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहला। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है और इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसके अंतर्गत होता है। ये कैश बेसिस है, थोड़ा सा बच्चे राइटिंग देख लेना। तो ये कैश बेसिस है, ये कैश बेसिस है। कैश बेसिस जितनी भी एक ड्यूरिंग द पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितना भी कैश आता है या जितना भी कैश जाता है वो सभी इस अकाउंट के अंतर्गत आता है, चाहे वो कैश इस करंट ईयर से संबंधित हो, चाहे वो कैश प्रीवियस ईयर से संबंधित हो, पिछले साल से, चाहे वो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल से संबंधित हो, सब पर आया इस साल है तो इसी साल इसके अंतर्गत डाला जाएगा। जैसे कि सब्सक्रिप्शन है, सर ने बताया आपको पीरियडिकल है, हर साल या महीने में, या पर कई लोग है नहीं दे पाते एक साल में तो अगले साल में इकट्ठी 2 साल की दे सकते, पर सब्सक्रिप्शन पिछले साल की भी आई है तो वो भी इसमें आएगी। तो इस तरह से इसके अंतर्गत कैश जो भी इस साल में आया है या कोई हमने पेमेंट की है वो सब इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा ये रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है ये। ओ बच्चे चलो, रियल अकाउंट है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो रियल अकाउंट है, रियल मतलब क्यों, कैश बुक की तरह है। कैश बुक की तरह होने के कारण से ये एसेट्स अकाउंट हुआ तो ये रियल अकाउंट हुआ। तो रियल अकाउंट है ये हमारा, इसके अंतर्गत डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। एक बात और, यहाँ पे रिसीप्ट डेबिट साइड पे आती है और पेमेंट्स जो है वो क्रेडिट साइड पे आती है। अब इसके पश्चात इसमें हम हर रिसीप्ट लेते हैं, चाहे वो रिवेन्यू रिसीप्ट हो चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट हो। ये वैसे तो आपने रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट 11th में पढ़ा हुआ है, पर फिर भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और ये जो बैलेंस है ये बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर क्योंकि बच्चे आपको जब 11th में कैश बुक पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि कैश बुक का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस कैश का तो आता है, जितना कैश है या तो उतना यूज होगा या कम यूज होगा। बट बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है। तो अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर आएगा। अब रिवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, जो रेगुलर इनकम है वो रिवेन्यू रिसीट्स है, जो कि
इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो रसीद्स आती है उसे, जो रेकरिंग नेचर की होती है कि हर साल ही आती है, उसे रिवेन्यू रसीद्स कहा जाता है। तो जैसे सर ने बताया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, जर्नल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ पीरियोडिकल, पीरियोडिकल मतलब कि जैसे मैगजीन्स वगैरह आती हैं, कोई खास न्यूज़पेपर, खास मैगजीन आती है, उसे पीरियोडिकल्स कहते हैं। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई मटेरियल आया पुराना तो उसे बेच दिया। लॉकर रेंट, बार बार आप उस बार पिछली बार पूछे थे, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट मतलब अगर कोई क्लब है वहां पे लॉकर है तो लोग डेली जाते हैं तो रोज सामान क्यों लेके जाएं, वो अपना सामान रखने के लिए लॉकर ले लेते हैं, तो उसका रेंट क्लब को पे करते हैं मेंबर्स, उसे लॉकर रेंट कहा जाता है। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब पुरानी चीजें बेच दी। प्रोसीड्स ऑफ शो, कोई शो रखा हुआ है उसकी टिकट बेची गई, इसी तरह मिसलेनियस रिसीट। एंट्रेंस फीस, जब भी कोई नया मेंबर आता है तो एंट्रेंस फीस देता है, तो हर साल ही नए मेंबर आते हैं इसलिए इसे रेकरिंग नेचर के साथ है। इसी तरह से ग्रांट, अभी सर ने बताया कि कहीं से भी पैसा आया, ग्रांट आई किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये सारी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट्स, रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं। और इसी तरह से रिवेन्यू पेमेंट हमारी वेजेस एंड सैलरी अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, रेंट रेट्स एंड रेंट, कोई बिल्डिंग वगैरह ले रखी है उसके लिए, इंश्योरेंस पेमेंट की, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस। ये आप देख रहे हैं कि ये तो आपके घरों में भी होते हैं, ये तो हर महीने होता है, हर साल का खर्चा होता है, तो इसलिए इसे रेकरिंग नेचर का पेमेंट जो कि एक साल तक के हमें बेनिफिट देता है, उसे हम रिवेन्यू पेमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रिवेन्यू पेमेंट है हमारी। अब हम आ जाते हैं अपनी कैपिटल रसीप्ट्स में। कैपिटल रसीप्ट्स वो रसीप्ट्स होती है जो कि हमारी एक साल से ज्यादा साल के लिए जिसे हम यूज करते हैं, उसे कैपिटल रसीप्ट कहा सकता है। ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है, जो कि एक साल से ज्यादा साल के लिए बेनिफिट देता है, दैट इज नोन एज ए कैपिटल। जैसे लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशन, किसी व्यक्ति ने एक स्पेशल काम के लिए दी है, उस स्पेसिफिक डोनेशन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स है तो कैपिटल है, तो इसलिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से सॉरी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इंडोमेंट फंड, ये थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इंडोमेंट फंड होता है बच्चे वो फंड जो कि किसी व्यक्ति ने स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दी है, गिफ्ट दिया है या डोनेशन दी है व्यक्ति ने, और उसका कैसे यूज किया जाए वो भी उसने बताया, उसे इंडोमेंट फंड कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरह से कैपिटल पेमेंट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, तो ये परचेज, ये हमारे कैपिटल पेमेंट है क्योंकि ये सब एक साल से ज्यादा यूज होते हैं। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने कहीं और पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं पे हमने बॉन्ड्स ले लिए, कहीं पे हमने शेयर्स खरीद लिए किसी दूसरी कंपनी के, उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डाल दिया, तो ये सब कैपिटल पेमेंट आती है। ठीक है, और फिर लास्ट में ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आता है। यहाँ पे देखिए आप बैंक का ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, बैंक का मैंने कहा ना नेगेटिव आ सकता है, पर इसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही आता है। तो ये हमारा रिकॉल था। अब अच्छा, थोड़ा सा हम आगे के लिए भी देख लें। जितनी भी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड रिवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। जितनी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट एंड रिवेन्यू पेमेंट्स हैं, ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। क्योंकि हम भी नया सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, तो थोड़ा सा कर्तव्य वैसे ही। तो और जितनी हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स है, ये हमारी जो है बैलेंस शीट के अंतर्गत जाती है। ठीक है, हमारा मेन मकसद है कि आपको समझ, ये इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है हमारी रिवेन्यू रिसीव्स एंड रिवेन्यू पेमेंट, और हमारी कैपिटल रिसीव्स और कैपिटल पेमेंट जो है वो बैलेंस शीट के अंतर्गत जाती है। ठीक है, अब तो ये हमारा रिकॉल हो गया। मैं सोचती हूँ कि जो पहले बच्चे थे वो पहले अब वीडियो देख के आएंगे, तो चलो देख लेते हैं आपने क्या अंडरस्टैंड करके आए हो, आपने क्या सोचा है। थोड़ा क्विज ले लेते हैं आपसे, देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। तो बहुत आसान क्विज है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आज बच्चे आए हैं वो भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, receipts and payment accounts generally show a debit balance, a credit balance, surplus or deficit और capital fund। तो बच्चे अब इस पे मैं सोचती हूँ कि आप हमारे बैठे हुए हैं वो देखेंगे कि आप इस पे जवाब देंगे, और तो वो आप इस पे क्विज का जवाब देंगे बच्चे देख। तो आई थिंक आपने इसका जवाब दे दिया होगा। तो इसका आंसर है डेबिट बैलेंस। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा डेबिट बैलेंस ही जनरली आता है, तो इसलिए इसका डेबिट बैलेंस इसका आंसर है। पहले मैंने आपको बताया कि जनरली डेबिट बैलेंस ही इसका आता है, क्योंकि कैश हम उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना हमारे पास है या उससे कम। ठीक है, बैंक में आ सकता है पर कैश में, तो इसलिए हम इसको यही लेके चलते हैं कि डेबिट बैलेंस ही आता है। नेक्स्ट, सेकंड, which of the following is not an example of not for profit organization? Sports club, college, hospital, private organization। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका ये नहीं है? Not an example of for profit organization। इसमें से कौन सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? मैं सोच बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपने कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने दे रहे हैं प्राइवेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 50 बच्चों ने दिया है, रविंदर भी, सैनी, ये सब दे रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही इसका आंसर है। तो इसका मतलब आप अच्छे से, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब भी नॉन प्रॉफिट है, कॉलेज भी नॉन प्रॉफिट है, हॉस्पिटल भी नॉन प्रॉफिट है, पर ये प्राइवेट। और बहुत अच्छे जतीन, बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये बताइए। ये भी बहुत इजी है, आसान क्वेश्चन पूछे, क्योंकि कुछ आज बच्चे नए आए हैं, वो आसानी से इसका आंसर दे सके। तो ये कौन सा अकाउंट है ये भी बताना है आपने। तो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। वेरी गुड ज्ञान, बहुत अच्छे, आपने सही आंसर दिया, बहुत अच्छे। तो अब नेक्स्ट करते हैं, ये रियल अकाउंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कई बच्चे बता रहे हैं रियल अकाउंट, वेरी गुड। प्रिंस, रियल अकाउंट है ये, ठीक है, ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये कैश बेसिस है, कैश अकाउंट का है, एसेट साइड पे लेते हैं, तो इसलिए ये रियल अकाउंट है। अब a public library is a not for profit organization, true or false? बताइए, पब्लिक लाइब्रेरी क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर दीजिए। बहुत इजी है, ये भी बहुत आसान है, ये आप बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं।
A public library is a not-for-profit organization. True, right? हाँ भाई, परवीन ट्रू कह रहा है, बहुत अच्छे। तो ये ट्रू है, कईयों बच्चों ने बताया ट्रू, बहुत अच्छा। ट्रू क्यों? द सोल एम ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इज टू प्रोवाइड सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट ए, वे अपने मेंबर्स या तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में, या उनसे नॉमिनल, ये पब्लिक लिखा हुआ है, इसलिए ये ट्रू है, ये आंसर ट्रू है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी नॉट फॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। Receipts and payments account records only those items which relate to current accounting period. True or false बताइए। Receipts and payment में केवल current accounting period के ही items को हम लेते हैं, तो बताइए। चलिए मैं सोचती हूँ कि आंसर आपने दे दिया होगा। तो receipts and payment accounts record only those items which relate to current accounting period. False. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये receipts and payment account records all cash item whether they relate to current period, preceding period और previous year से हो, next year से हो, current year से हो, सभी जो भी कैश आइटम्स आएंगी वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन जो मैंने थोड़ा बताया नहीं, पिछली बार सर ने बताया था पर मैंने क्वेश्चन डाला है, वो मैं देखना चाहती थी कि आप उसको करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नॉन कैश आइटम्स आर शोन इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ट्रू और फॉल्स? नॉन कैश आइटम एप्रिसिएशन वगैरह, आप रिकॉल कीजिए कि मैंने क्या रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वो दिखाया है, सर ने आपसे बताया, पिछली बार हमने आपको बताया था इसके बारे में, तो मैंने इसलिए जानबूझ के आपको इस बार उसका थोड़ा बताया। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आप उसको बताएंगे। फॉल्स। हाँ, काफी बच्चे फॉल्स बता रहे हैं। ग्रेट, काफी बच्चे, काजल, काफी बच्चे बता रहे हैं। तो ये फॉल्स है। नॉन कैश आइटम such as depreciation, outstanding expenses, accrued income are shown in receipts and payment, not shown in receipt। इसको हम नहीं दिखाते हैं, ये फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसे नहीं दिखाते। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा पार्टिसिपेंट किया, बड़ा, इससे पता चलता है कि आप कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक है, अब हम उस पर जाते हैं। आज के टॉपिक पे, आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। NPOs are not set up for earning profit, therefore they do not prepare profit and loss account. They prepare income and expenditure account at the end. क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इनकम एंड गेन क्रेडिट टू दिस अकाउंट, क्रेडिट होती है इनके अकाउंट में। इनकम एंड गेन आपने वहां देखा होगा। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में क्या था, रिसीप्ट्स कहाँ आती है, डेबिट, ये यहाँ पर इनकम एंड गेन क्रेडिट, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट टू दिस अकाउंट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है इस अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। इफ इनकम एंड गेन मोर देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और गेन ज्यादा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम है, तो सरप्लस आएगा। अब बच्चे इनका जो प्रॉफिट है, इनके प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं। प्रॉफिट नहीं कह के, क्यों? क्योंकि भी इनकम ज्यादा है, सरप्लस है जो हमारे खर्चे, उससे इनकम ज्यादा है, तो इसलिए इसे सरप्लस कहा जाता है, प्रॉफिट नहीं कहा जाता। इफ इनकम एंड गेन लेस देन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसे डेफिसिट का। अगर इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ये डेफिसिट हो जाएगा, इसे डेफिसिट कहा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है, मतलब
कि इसमें हम जो है एक अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित जितनी भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स होती हैं वो सभी लेते हैं, चाहे उन्हें पेड किया है चाहे उन्हें नहीं पेड किया। revenue income and expenses for the accounting period taken whether they have been received, paid or not, चाहे उन्हें पे किया है चाहे नहीं, चाहे उन्हें रिसीव किया है चाहे नहीं किया, बट वो उस अकाउंटिंग ईयर से संबंधित हैं तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें केवल रिवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। कैपिटल मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसमें कि इसके अंतर्गत रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बैलेंस शीट में जाता है। तो इसलिए रिवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस भी इसके अंतर्गत आएंगे। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन and amortization of tangible or intangible assets, ये भी इसके अंतर्गत आएगा। इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस भी और नॉन कैश इनकम भी इसके अंतर्गत आती हैं, तो वो सभी इसके अंतर्गत एंटर करेंगे। डेप्रिसिएशन जैसे, और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए, प्रीपेड हुए, हमारे एक्सपेंसेस हुए, इनकम में हमारा एक्यूड इंटरेस्ट हो गया, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम आर नॉट एंटर, वो इसमें कंसिडर नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, दे आर एंटर्ड इन द बैलेंस शीट, उसे बैलेंस शीट में एंटर किया जाएगा। अब आ जाते हैं हम फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेचर कैसी है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। आपने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था? नॉमिनल अकाउंट था, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल्स फॉलो करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हम नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स आपने पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, उसे ही हम इसमें फॉलो करेंगे जब इस अकाउंट को बनाएंगे। तो डेबिट करेंगे सभी एक्सपेंसेस, और इसीलिए मैंने कहा आपको एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे और इनकम कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल बेसिस है, अभी मैंने बताया आपको। सब एडजस्टमेंट होंगी इसमें, आउटस्टैंडिंग की भी होगी, प्रीपेड की भी एडजस्टमेंट होगी, एक्यूड की भी होगी, तो इसके अंतर्गत एडवांस की भी होगी और तो इसमें सभी जो है एक्रूअल बेसिस होने के कारण इसमें एडजस्टमेंट भी दिखाई जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड, करंट अकाउंटिंग पीरियड की जो आइटम है केवल वही इसके अंतर्गत आएंगे जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, केवल उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, इसका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर और जो इनकम आई है वही है, तो इसलिए रिवेन्यू है रेकरिंग नेचर की, तो इसलिए इसका कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। और एडजस्टमेंट रिलेटेड मैंने बता दिया, एडजस्टमेंट होगी इसके अंतर्गत। तो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्रूअल बेसिस, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम और एक्रूड इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के बारे में था। तो आपको पता चल गया कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, एक्रूअल बेसिस बनाया जाता है, रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट इसके अंतर्गत आती है, एक करंट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होता है ये, और इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं भाई, हमने दोनों पढ़ लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पढ़ लिया अकाउंट और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी पढ़ लिया। तो देखिए भाई क्या डिफरेंस है इनके बीच में। पहला नेचर, नेचर कैसी है? ये प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से है, और
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह से है। ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ आइटम्स क्या है? इट रिकॉर्ड रिवेन्यू नेचर ऑन, जो रिवेन्यू नेचर की आइटम्स होंगी ये केवल उन्हीं को रिकॉर्ड्स करता है, जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट। पीरियड, income and expenditure item relate only to the current period, करंट पीरियड से संबंधित है, जबकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो करंट के साथ साथ प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, उन सब की आइटम जो है इसके अंतर्गत पीरियड, सब पीरियड्स के आइटम जो भी कैश से संबंधित होती है, जो भी कैश आता है वो सब इसके अंतर्गत आएगा। डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीप्ट्स, जो भी कैश रिसीप्ट्स आती हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, और इसके अंतर्गत हम एक्सपेंसेस और लॉसेस लेते हैं। क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में हम इनकम एंड गेन्स लेते हैं, और इसके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पेमेंट्स लेते हैं। जितनी भी हमारी कैश पेमेंट्स है वो सब लेते हैं, इसमें हम जो है रिवेन्यू नेचर की इनकम है गेन। इसमें क्योंकि मैंने बताया नॉन कैश आइटम्स आती हैं, इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स करते हैं, डेप्रिसिएशन आता है, इसमें नॉन कैश आइटम नहीं आती है, इसलिए डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते इसके अंतर्गत। इसमें डेप्रिसिएशन आएगा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, इनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, और का क्योंकि इसमें कैश वेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स भी होती हैं, तो इसलिए इसमें, और कैश और बैंक से संबंधित है, तो इसलिए इसमें कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है, और अगर नेगेटिव होगा बैंक का तो ओवरड्राफ्ट भी आएगा बिगनिंग में। क्लोजिंगली बैलेंस एट द एंड जो है, इसमें हम इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो डेफिसिट आ जाएगा। इसमें हम जो है कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस निकालते हैं, और अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव है तो बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। तो इस तरह से आपको ये काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बच्चे आते हैं, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस अलग से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये भी काफी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसको अच्छे से करना इस बच्चे। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को आपने अच्छे से दोबारा पीपीटी देखेंगे और वीडियो देखकर आप इसको अच्छे से करें। चलिए अब अगले क्या, अब बच्चे आप बहुत ज्यादा टर्मिनल, सर ने भी अभी आज काफी टर्मिनोलॉजी आपको बताई है, और आप इसमें काफी पूछ रहे थे टर्मिनोलॉजी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको अलग से थोड़ी टर्मिनोलॉजी में बता दी जाए। अब सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सब्सक्रिप्शन। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन सोर्स है, ये मेंबर्स जो है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली, ईयरली इसे पे करते हैं। ठीक है, जैसे भी उस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है नियम, वैसे उसके द्वारा पे की जाती है। ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे होता है, और बट उसमें से केवल करंट ईयर की
जो सब्सक्रिप्शन होगी वो हम जो है क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाए। ठीक है, फिर सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स है इनकम का, ये रेकरिंग बेसिस है, ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली पे की जाती है जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है उसके द्वारा। ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, परंतु उसमें से सिर्फ करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन होती है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है। अब आते हैं लाइफ मेंबरशिप। जब कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है तो वो होल लाइफ के लिए मेंबर बनना चाहता है कि मैं होल लाइफ इस मेंबर, तो उसके लिए उसे मेंबरशिप फीस पे करता है जो कि वो लंप सम में पे की जाती है। तो होल लाइफ के लिए मेंबरशिप ली है उसने, तो होल लाइफ के लिए मेंबर बनना है, तो इसीलिए क्योंकि फिर ये रेकरिंग नेचर की तो ना हुई, तो इसलिए इसे कैपिटल रिसीप्ट कहा जाता है। और इससे हम जो है या तो इसे कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं और यहाँ इसे बैलेंस शीट में अलग से लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। तो कैपिटल रिसीप्ट होने के कारण ये बैलेंस शीट के अंतर्गत जाती है लाइफ मेंबरशिप फीस। एंट्रेंस और एडमिशन फीस। एंट्रेंस फीस paid by the new member, but it is revenue। आप कहेंगे मैडम वो तो एक ही बार देता है मेंबर ये फीस, तो इसे रिवेन्यू रिसीप्ट क्यों कह दिया आपने, बार बार थोड़ी देगा। बट बच्चे हर साल नए मेंबर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को तो रेकरिंग नेचर है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये फीस जैसे आप बच्चे 11th में आरपीवीवी में 11th में एडमिशन लेते हैं, फिर अगले साल नए बच्चे 11th में एडमिशन लेते हैं, तो हर साल नए मेंबर्स आते हैं, तो इसलिए एंट्रेंस फीस जो होती है उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट मानते हैं और इसीलिए उसे क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिया जाता है। अब आता है लेगेसी। लेगेसी इज द अमाउंट, जैसे सर ने भी अभी बताया, रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन और मेंबर एज पर हिज विल। उसकी विल जो है, जो उसने वसीयत कराई है उसके अनुसार वो डोनेशन जो देता है या गिफ्ट के रूप में देता है उसके द्वारा दी जाती है, तो उसे हम लेगेसी कहते हैं। It appears on the debit side of receipts and payment account में होती है and it should be treated, इसको कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है क्योंकि आगे के सालों में इसे यूज किया जाएगा, इसलिए इसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कुछ इसके ऊपर है पर अभी तक सीबीएसई हमारी इसे कैपिटल रिसीप्ट ही मानती है। कई लोग कहते हैं नहीं इसे रिवेन्यू भी मानना चाहिए, बट सीबीएसई अभी तक हमारी इसको कैपिटल रिसीप्ट ही मानती है, तो हम इसे कैपिटल रिसीप्ट ही लेके चलते हैं। अब आ गया डोनेशन। डोनेशन बच्चे दो टाइप्स की होती है, ये गिफ्ट है, डोनेशन भी डोनर्स के द्वारा दिया जाता है, डोनेशन बाय वे ऑफ गिफ्ट। ये दो तरह की होती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन, these donations are provided by the donor without specifying any condition for its use। इसमें डोनर ये नहीं बताता कि इसका कैसे यूज करना है, वो दे देता है आपको और उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन को जहां चाहे वहां उसका इस्तेमाल कर सकती है इस डोनेशन का, तो इसलिए इसे हम रिवेन्यू रिसीप्ट्स मानते हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे दिखाया जाता है जनरल डोनेशन को। इस डोनेशन में स्पेसिफाई नहीं होता कि इसका कहाँ यूज करना है, तो इसलिए अब वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो जहां उन्हें जरूरत होती है वहां इसका प्रयोग करते हैं। बट स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है इसमें these donations are provided by donors for specific purpose। स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेशल पर्पस के लिए वो देता है, वो बताता है कि मैंने जो आपको डोनेशन दिया है उसका यूज केवल इसीलिए किया जाए,
स्पेसिफिक पर्पस के लिए की जाती है, तो इसलिए ये वही यूज, ये शुड बी शोन एंड शुड बी यूज ओनली फॉर असाइंड पर्पस, जिस पर्पस के लिए वहीं पर उसे यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये जनरल नहीं है, हर जगह नहीं है, तो हम इसे जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। जैसे कि बच्चे पूछे थे टूर्नामेंट फंड क्या है, तो टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक डोनेशन ही है, स्पेसिफिक डोनेशन है टूर्नामेंट फंड, कि वो व्यक्ति ने दिया है कि ये टूर्नामेंट कराया जाए। आप देखते नहीं क्रिकेट जब होता है तो टूर्नामेंट का फंड, वो कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, तो उसने उस स्पेसिफिक टूर्नामेंट के लिए पैसा दिया, तो टूर्नामेंट फंड में जाएगा, वो उसी में इस फंड से ही उसका खर्चा किया जाएगा। ऐसे कई बिल्डिंग फंड के लिए देते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए देते हैं, तो इसीलिए दो तरह की है, जनरल डोनेशन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है और इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, और स्पेसिफिक डोनेशन का प्रयोग जिस पर्पस के लिए डोनर ने दी है वही किया जाएगा, और ये बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। अब सर ने भी अभी बताया ऑनरेरियम, द अमाउंट, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए, पर फिर भी द अमाउंट पेड टू पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑनरेरियम एंड डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब थोड़ा इसे समझिए, जैसे आपके हम टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें स्कूल से या डायरेक्टरेट से हमें सैलरी मिल रही, हम आपको पढ़ा रहे हैं। पर आप देखते हैं जब आप 11th-12th में आते हैं तो कई गाइडेंस काउंसलर आपको क्लास लेते हैं, वो आते हैं आपकी क्लास लेने के लिए, तो वो जो क्लास लेने के लिए आपके आते हैं, उन्हें जो टोकन ऑफ अमाउंट दिया जाता है उसके बदले, उसे हम ऑनरेरियम कहते हैं। आई थिंक आपको अब अच्छी तरह समझ आ गया है। ऐसे ही वो लॉ क्लब बना है, क्लब्स बने हुए हैं, उसमें कई वकील आते हैं, जज आते हैं आपकी क्लास लेने के लिए, तो उन्हें टोकन ऑफ अमाउंट जो दिया जाता है उसे ऑनरेरियम कहा जाता है। आप कहेंगे आप तो फिर इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भाई हर साल ही तो आते हैं, तो उन्हें हर साल दिया जाता है, अलग हर साल के जो अलग बच्चे उनके लिए बुलाया जाता है, तो इसलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा पेमेंट हमने की है। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, जो हमारी सेल है, सॉरी एसेट्स हैं, पुरानी होगी, घर में भी तो हम अपने एसेट्स, फर्नीचर पुराना हो गया बेच देते हैं, तो क्योंकि वो तो हमने कैपिटल पेमेंट करी थी, हमारी बैलेंस शीट में थी, तो इसे हम कैपिटल रिसीट्स मानते हैं, तो इसलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं किया जाता, इसे बैलेंस शीट में ही उस एसेट्स अकाउंट में से ही जाता है कि भी इतनी एसेट्स हमने बेच दी, ये कम हो गई, उसे दिखा दिया जाता। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आप घर में बेच दें, और पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी, तो इससे हम, ये हमारे रेकरिंग नेचर का है, क्योंकि तो हम बेचते हैं, हर साल बेचते हैं, तो इसलिए ये डेबिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के होता है, और इसे हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। फिर सुन लीजिए सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो कभी फर्नीचर रोज हर साल थोड़ी बेचोगे बच्चे, बहुत पुराना हो जाता है, यूज कर लेते हैं, जितनी उसकी लाइफ होती है 5 साल 10 साल, उसके बाद हम इसका यूज करते हैं। बट न्यूज़पेपर वगैरह तो हम हर 2 महीने 6 महीने के बाद हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो इसलिए रेकरिंग नेचर का, इसलिए इसे क्रेडिट साइड
क्या हुआ? मैम शेयर स्क्रीन बंद हो गई आपकी, शेयर स्क्रीन करो दोबारा। आ गई, ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस बता रही थी मैं। ऑडिट फीस वो होती है जो ऑडिट करने लोग आते हैं, उनको भी फीस दी जाती है, तो पेमेंट की जाती है, उसको हम ऑडिट फीस कहते हैं। प्रिंटिंग से ऑनरेरियम बता दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन बता दिया। थोड़ा सा अभी हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे तो ये आपको समझाएंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है। ठीक है, ये भी हम कराएंगे आपको स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये अलग से कराया जाएगा बच्चे आपको कि इस साल में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया। और सब्सक्रिप्शन, इसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड, इस साल की जो आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल आनी थी, हमें नहीं आया पैसा, इसलिए हम ऐड करेंगे, इस साल से रिलेटेड था। एडवांस इन द बिगिनिंग, पिछले साल हमें एडवांस आ गया था, वो इस साल से रिलेटेड था, इसलिए उसे ऐड करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग तो वो पिछले साल से संबंधित थी, वो जो इस साल आया पैसा तो इसलिए हम उसे लेस कर देंगे। एडवांस एट द एंड, एडवांस आया हमें आखिर में तो वो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल से संबंधित है, इसलिए उसे हम लेस कर देंगे। तो ये अलग से भी आपको, ये ना सोचिए कि इतनी जल्दी मैडम करा रही है, ये अलग से भी आपको इनकी ट्रीटमेंट कराया जाएगा। आपको अलग से क्लास एक ली जाएगी जिसमें इन सबका ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाएगा। बाय एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस आएगी, मैंने पहले बता दिया है कि रेकरिंग नेचर की है, तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलती है। जनरल डोनेशन मैंने बता दिया कि जिसमें स्पेसिफिक नहीं किया होता हो। इसी तरह से मैंने बताया लेगेसी में कुछ है, पर अभी हमारे जनरल अगर होगी, अभी चल रहा है बच्चे, पर ये वैसे तो मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है ये, पर इसे जो है अभी हमारे उसमें जो है सीबीएसई ने अभी इसे लेगेसी को जो है वो कैपिटल ही माना है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, गेन मैंने बताया, फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में अगर प्रॉफिट होता है, सन्ड्री रिसीप्ट कोई और। अब अगर एक्सपेंडिचर कम है, इनकम ज्यादा है, तो हमारा सरप्लस आएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर एक्सेस है, ये ज्यादा है, और हमारी इनकम कम है, तो डेफिसिट आएगा, और इसे हम कैपिटल फंड के अंतर्गत ट्रांसफर करेंगे। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं एक इलिस्ट्रेशन से कि इसे कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा। बाकी तो आपको लार्ज स्केल पे आगे बताया जाएगा, जब सारी आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा, सारी ट्रीटमेंट्स बता दी जाएंगी तो बताया जाएगा। पर अभी हम एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन लेके देखते हैं इसमें। तो प्रिपेयर income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 from the following. ओपनिंग बैलेंस हो गया ये तो, ठीक है, और ये क्लोजिंग हो गया। अब हमें कौन सी लेनी है? रिवेन्यू नेचर की रिसीप्ट्स एंड पेमेंट लेनी है केवल, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाए। अब सब्सक्रिप्शन ये आएगी, रिवेन्यू नेचर है ना ये, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा उसके अंतर्गत। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर की है, ये कैपिटल रिसीप्ट्स है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स है। डोनेशन इसके अंतर्गत आएगी। बट मैंने बताया था आपको, वो आपने पिछले परफॉर्मे में देखा हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अब इसमें देखिए बुक वैल्यू इसकी 40,000 और इसकी सेल हुई है 30,000।
कितने का अंतर आ गया? 10,000 का। 10,000 रुपये बच्चे क्या हुआ? इसके अंतर्गत 40,000 की बुक वैल्यू थी, 30,000 का हमने उसे बेचा, तो तो हमें लॉस हुआ 10,000 का। 10,000 का लॉस हो गया, क्योंकि उस समय की बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन वगैरह निकाल के 40,000 थी और बिका हमारा मार्केट में 30,000 का, तो 10,000 का हमें लॉस हो गया इसमें। तो ये जो लॉस है ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएं। अब पेमेंट साइड आ जाओ। सैलरी ये हमारी रिवेन्यू पेमेंट्स है, रेंट रिवेन्यू पेमेंट्स है, स्टेशनरी रिवेन्यू पेमेंट्स है, तो ये तीनों आएंगे। बट गवर्नमेंट बॉन्ड हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल हो गया, फर्नीचर कैपिटल हो गया, बाइसिकल एसेट्स हो गई, फर्नीचर, तो ये सब, और बैलेंस कैश है, ये भी सब बैलेंस शीट के अंतर्गत जाएगा। देखिए सोल्यूशन आ गया ना, सैलरीज आ गई, रेंट आ गया, स्टेशनरी आ गई, और लॉस ऑन सेल ऑफ जो हमने निकाला था 10,000 वो आ, और इधर सब्सक्रिप्शन आ गई और डोनेशन आ गया। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से ये एक छोटा सा फिर इलिस्ट्रेशन के द्वारा हमने थोड़ा सा समझा है कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। अब इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, इनका टोटल कर लेते हैं और इसका भी कर लेते हैं। डिफरेंस जो आता है, जो बैलेंसिंग फिगर आती है, अगर ये साइड ज्यादा इनकम साइड, ये साइड कम है, तो ये सरप्लस आता है। तो ये देखिए बैलेंसिंग फिगर, ये सरप्लस आता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा टेस्ट कर लें, क्विज कर लेते हैं, थोड़ी सी काफी पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा देख लेते हैं कि तुम क्या समझे हो इसके अंतर्गत, तो क्विज कर लेते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत जो है हमारा वो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और ऑल इंस्टीट्यूशन। तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। और महेंद्र सिंह राइट, स्वाति, ये देखिए आंसर। क्या आपने आंसर देने शुरू कर दिए? तो राइट है बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, इंडस्ट्री यूनिट्स भी इसमें ही ट्रेडिंग ही है, ऑल इंस्टीट्यूशन में सभी इंस्टीट्यूशन आते हैं, तो इसलिए वो सब तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, income and expenditure account records transaction of revenue nature, capital nature, both revenue and capital nature, income of only revenue nature and expenditure of revenue and capital nature. तो अब ये भी आसान है, बता दोगे आप, तो बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत जल्दी बता दोगे। अभी तक तो किसी ने इसमें सही, एक बच्चे ने, अनीता ने सही दिया आंसर। ये देखिए रिवेन्यू नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रिवेन्यू नेचर। मैंने पहले बताया इसमें केवल रिवेन्यू नेचर के आएंगे, कैपिटल नेचर्स की नहीं आएंगी इसके अंतर्गत। ये भी नहीं है इनकम ओनली रिवेन्यू नेचर, क्या भाई एक्सपेंडिचर रिवेन्यू नहीं, कोई नहीं, ये रिवेन्यू नेचर वाला भी आया। केवल इसमें इनकम भी रिवेन्यू नेचर की आती है, एक्सपेंडिचर भी रिवेन्यू नेचर से ही आती है इसके अंतर्गत।
चलिए थर्ड क्वेश्चन, a credit balance of income and expenditure account denote excess of expenses over income, true or false? ये बताइए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बहुत आसान है, कर लोगे इसे भी आप। ट्रू, काफी बच्चे बता रहे हैं ट्रू है ये। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब समझ रहे हो हैं, समझ रहे हो। चलिए अब मैं बता दूं, ये फॉल्स है। काफी बच्चे ट्रू बोल रहे थे, तो मैंने इसलिए वेरी गुड समझ रहे हो बच्चे। नहीं, ये फॉल्स है। Excess of credit side of income and expenditure account makes excess of income over expenditure, नहीं कि expenditure over। भाई इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड पे क्या है, इनकम है, डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए ये फॉल्स। अब जरा ध्यान से करेंगे, अब कोई नहीं गलत आंसर देगा। चलिए, proceeds from the sale of old newspaper and periodical is taken as other income। बहुत इजी है। चलिए आंसर आपने दे दिया होगा, देखिए ट्रू है, ये ट्रू है क्योंकि प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अदर इनकम है, इट इज एन आइटम ऑफ रेकरिंग नेचर एंड हैज शोन एज इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। काफी बच्चों ने क्लिक दे रहे थे, तो इसीलिए तो ये ट्रू है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आएगा। चलिए नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय एन इंस्टीट्यूशन इज अ डैश रिसीप्ट। कौन सी है, कैपिटल या रिवेन्यू रिसीप्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस? ये कौन सी रिसीप्ट है? बहुत इजी है, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया है, सर ने भी बताया था, तो बताइए। आशा करती हूँ आंसर दे दिया आपने इसमें। हाँ काफी बच्चे कैपिटल है, मनोज कुमार है, कैपिटल रहे हैं, कैपिटल राइट। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ये कैपिटल रिसीव, ये कैपिटल है क्योंकि सम मेंबर्स पे द फी इन लंप सम वंस इन देयर लाइफ टाइम, तो एक बार देते हैं, इसलिए ये इट इज रिसीव्स ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर की है, इसलिए इसे जो है कैपिटल रिसीव्स कहा जाता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज ट्रीटेड एज डैश एक्सपेंडिचर, कैपिटल है, रिवेन्यू है? आशा करती हूँ आंसर दे दिया होगा आपने। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम इज ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसीप्ट्स, क्योंकि मैंने बताया था कि हर साल ही बुलाते हैं हम आपको टॉक देने के लिए, तो ये रिवेन्यू है। इट इज ए टोकन पेमेंट मेड टू ए पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन, का एम्प्लॉय नहीं है उसके लिए से टोकन पेमेंट दी जाती है। हर साल ही हम गाइडेंस काउंसलर बुलाते हैं, कई और ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं जो कि आपको बताते हैं कैसे आपने आगे क्या लेना है, क्या कैरियर लेने के बारे में, तो वो हर साल ही आते हैं, हर साल के बच्चों को एक टॉक दिलवाई जाती है, इसलिए इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। अब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज डैश कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट,
एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, वो क्या होगा? कैपिटल फंड में एडिड होगा कि डिडक्टेड होगा? क्या होगा उसमें? ये आपको बताना है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या होगा? वो एडिड होगा कि डिडक्टेड होगा? जानवी डिडक्टेड बता रही है और अंजलि एडिड बता रहे हैं। चलो अब excess of expenditure over income is deducted from capital fund in the balance sheet. ये deduct होगा क्यों? excess of expenditure, if income then gains less than expenses, मैंने आगे बताया था loss is equal to deficit है, इसलिए ये deducted होगा। के लेस किया, डेफिसिट हम क्या करते हैं कैपिटल फंड में? लेस करते हैं। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिसिट है, तो डेफिसिट जो है वो हमारा रिटर्न। तो बड़ा बढ़िया किया आप बच्चों ने। चलिए ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे हम आगे भी। अब हम थोड़ा आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो चलिए देखते हैं अब हमारा सॉरी बैलेंस शीट पहले आपको बता दें, थोड़ा सा बताना है। बैलेंस शीट असली आपको जो है बाद में कराई जाएगी, ये थोड़ा सा हम आपको बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज देंगे। बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लिए बनाई जाती है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने, क्योंकि उसका जो सरप्लस है डेफिसिट है वो इसमें कैपिटल फंड जो इसका होता है उसमें ऐड या लेस किया जाता है। सरप्लस डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया है। द बैलेंस शीट शो, ये आपको पता ही, आप अच्छे से जानते हैं, काफी बैलेंस शीट आपने बनाई है 11th में। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड, बस वहां पे आप उसे कैपिटल कहते थे, यहाँ पर कैपिटल फंड कहा जाता है। Where opening balance of capital fund or general fund is not given, it is determined by preparing opening balance। हाँ बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कैपिटल फंड या जनरल फंड नहीं होता क्वेश्चन के अंतर्गत, और आपको अलग से बताया जाता है कि देखिए हमारा सबको पता है कि 31 मार्च हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो 1 अप्रैल उसी ईयर के 1 अप्रैल को ये हमारे पास एसेट थी, ये हमारे पास लाइबिलिटीज थी है, ये 1 अप्रैल को ये एसेट्स है, बट कैपिटल नहीं दिया होता। तो आपको पता ही है 11th में पढ़ा भी है, फिर भी कैपिटल फंड हम निकालेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो जो एसेट्स दे रखी है उन एसेट में से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर लेंगे, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकल आएगा। ओपनिंग कैपिटल जो है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड आ जाएगा, और इससे हम जो है अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अब देखिए परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। ये कैपिटल फंड आ गया आपका, ये पता ही है आपको, लाइबिलिटी साइड एसेट साइड है इसकी, ये इसका कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस ऐड हो जाएगा, डेफिसिट लेस हो जाएगा, लेगेसी आ जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब कैपिटल शीट्स है। स्पेशल फंड जो मिला है, जैसे मैंने बताया था टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, उसमें जो बैलेंस है, जो इस बार का उन्होंने पैसे दिया उसमें से जो खर्चा हुआ, या उस जो उसमें जो है सॉरी इनकम आई, इनकम मतलब कि वो जो पैसा आता है हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं कई बार, और उससे जो है जैसे डिविडेंड आया या इंटरेस्ट आया, तो उस डोनेशन के पैसे को जो, तो वो इसी में हम ऐड करते हैं इनकम में, और जो खर्चा होता है उसे लेस कर दिया जाता है, तो नेट बैलेंस आ जाता है। क्रेडिटर्स आएंगे, परचेज करने पे सप्लायर से जो सामान लिया है और क्रेडिट पे लिया है तो वो आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसमें आएंगे,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे सब्सक्रिप्शन है हमारी इनकम, उसे एडवांस में किसी ने पे कर दिया, पहले ही एक साथ पे कर दिया 2 सालों का, तो वो इस साइड पे आ जाएगी। ऐसे ही एसेट्स, पता ही आपको एसेट्स लेते हैं हम, परचेज जो भी बैलेंस है वो लेके, परचेज इन द करंट पीरियड जो ली, और कोई हमने बेच दी एसेट्स बीच में से कुछ, तो उसको लेस कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन जो आया उसको लेस कर लेंगे, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का आ जाएगा। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम जैसे मेडिसिन है, स्टेशनरी है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो वो कंज्यूमेबल है, वो साल में, तो इसमें हम जो बचता है कंज्यूमेबल, जितना खर्च हो गया वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता है, जितना बच जाता है क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, वो हम एसेट साइड पे ले जाते हैं। प्रीवियस बैलेंस, इस साल की परचेज और जितना कंज्यूम्ड हो गया वो लेस करके जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है वो हम यहाँ दिखाते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी, इंटरेस्ट इस साल ड्यू हो गया पर हमारा आया नहीं, तो वो दिखाएंगे हम। प्रीपेड एक्सपेंसेस दिखाएंगे, या हमारी सब्सक्रिप्शन नहीं आई वो दिखाएंगे इसमें। तो इस तरह से जैसे बैलेंस शीट आपको आती है, पर थोड़ा सा आइटम चेंज है, तो इसलिए बाकी तो वैसा ही प्रोसीजर है बैलेंस शीट बनाने का, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस शीट बनाई है, वही है, बस केवल यहाँ पर कैपिटल फंड कहते हैं, वहां पर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारी स्पेशल ट्रांजेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है, इसमें से कोई एक पे, चाहे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाईज एंड मटेरियल कंज्यूम्ड हो, चाहे फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो, चाहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हो, इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आता ही है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, हर साल इन तीनों में से किसी एक पे क्वेश्चन आएगा। और साथ ही साथ जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें भी इसका ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए ये स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके समझिए, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएगा और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसको स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अब हम आगे, पहली आज जो हम करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड मटेरियल कंज्यूम, इसके ऊपर हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ सप्लाई मतलब कि हमारे पास जो मटेरियल जो हम यूज करते हैं, जैसे स्टेशनरी है, कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, वहां पर मेडिसिन है, स्पोर्ट्स क्लब है तो वहां पर स्पोर्ट्स मटेरियल है, फूड है का कुछ है तो वहां पे फूड आइटम्स हैं, जो कि एक साल में कंज्यूम हो जाती है, तो वो हमें, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल उसी अकाउंटिंग पीरियड का ही लेना होता है, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में कितनी कंज्यूम्ड हुई वो हमें निकालना पड़ता है, और उससे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना पड़ता है। तो उसे कैसे निकाला जाता है, इसका कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, आज इसको हम सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि उसे कैसे निकाला जाएगा। ये है हमारा निकालने का, किस तरह से हम उसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, जो हमने गुड्स कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि इस साल हमने कितनी कंज्यूम्ड करी है, उसे निकालना पड़ेगा। तो बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा, और जो मैंने अलग कलर लिए हैं इसका भी कोई मीनिंग है जो मैं आगे आपको समझाऊंगी, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके इसे जाना। तो अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम, रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा है कि हमने इतनी अमाउंट दी कंज्यूमेबल आइटम्स की, ये अगर लिखा हुआ है
और उसके साथ एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, क्रेडिटर इन द बिगिनिंग, क्रेडिटर एट द एंड दिया हुआ है। तो बच्चे आपने ये ट्रीटमेंट करना है, एड एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में अप्रैल में, मार्च को हमारा है काउंटिंग पीरियड खत्म, अप्रैल में जो है ये एडवांस पेड किया हुआ है। तो इट मीन्स कि एडवांस पैसा पेमेंट कर दिए हमने और मटेरियल आना, अब वो जो मटेरियल इस साल आएगा वो हम इस साल यूज करेंगे, तो इसलिए हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस साल हम एडवांस पैसे तो पिछले साल दे दिए, पेड कर दिए, पर उसका यूज हम इस साल करेंगे। बिगिनिंग में पे पिछले साल किए हुए थे, तो इस साल इसका मटेरियल आएगा, यूज किया जाएगा, इसलिए इसे ऐड किया जाए। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको पता है ना, उधार में जो सामान देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड, आखिर में जो क्रेडिटर्स है, मतलब सामान तो आ गया पर हमने पेमेंट नहीं की, क्रेडिट पे लिया, तो वो सामान तो आ गया था तो इसलिए हमने यूज कर लिया, वो सामान यूज किया है पर हमने पेमेंट नहीं की है, तो इसलिए उसे भी ऐड किया जाएगा, उसे भी यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर सुन लीजिए, जब अमाउंट पेड लिखा हो, एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, पिछले साल एडवांस पेड था, इसका मतलब बिगिनिंग में अगर ये आया है, अप्रैल में आया है, तो मतलब तो इसलिए ये उसका जो मटेरियल आएगा इस साल वो हम इस साल कंज्यूम करेंगे, इसलिए इसे ऐड करेंगे। और क्रेडिटर्स, क्रेडिट मतलब उधार सामान हमने लिया है, उनको पेमेंट करनी है, पर वो सामान आ गया है एट द एंड, एंड मतलब आखिर में ये क्रेडिटर बचे, पर उसका सामान आ गया तो वो हमने यूज कर लिया, तो इसलिए। नीलम मैम, हाँ मैम जस्ट 2 मिनट बाकी, आप ये फॉर्मेट समझा दो बस फटाफट और इसके बाद खत्म कर देना। तो लेस एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड, ये लेस कर लेंगे एडवांस पेड, ठीक है। और एडवांस पेड फॉर एट द एंड, एंड मतलब अगले साल के लिए, पेड तो हमने पहले कर दिया पर उसका मटेरियल अगले साल आएगा, तो इसलिए इसे लेस करेंगे। क्रेडिटर कंज्यूमेबल आइटम इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग में क्रेडिटर थे शुरू में, तो इसका मतलब पिछले साल सामान आ गया तो पिछले साल कंज्यूम हुआ, तो इसलिए उसे भी हम लेस कर लेंगे। तो उसके बाद जो आएगा वो परचेज आएगा, परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। वैसे तो क्रेडिट परचेज, मैं इसलिए नहीं लिखा इसमें क्रेडिट परचेज, क्योंकि बच्चे, क्योंकि कई बार परचेज से क्वेश्चन आता है तो आप ढूंढते रहते हो कि मैडम ने तो क्रेडिट परचेज कहा था, यहाँ तो परचेज लिखा है, तो इसीलिए इसमें परचेज ऑफ कंज्यूमेबल आइटम डाल देंगे। और उसके बाद हम ऐड स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन द बिगिनिंग और स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एट द एंड, ऐड करेंगे। बिगिनिंग में जो स्टॉक था, पहले से हमारे पास था स्टॉक, उसमें परचेज भी प्लस कर दी, और जो लास्ट में हमारे पास बचा उसे लेस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चला जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अगर अमाउंट पेड आएगा तो ये सारा करना है, बट कुछ क्वेश्चन में खाली परचेजेस आ जाता है, परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, परचेजेस आ जाता है, तो उस केस में हम ये वाली ट्रीटमेंट, ये गिवन भी होगा आपके क्वेश्चन में, पर तब भी हमें इसे नहीं करना, हमें केवल ऐड स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन द बिगिनिंग और लेस स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एट द एंड करेंगे, और जो आएगा उसे हम
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे। तो ये दोनों चीजों पे आप अगर अमाउंट आएगा तो ये सारा होगा, और अगर परचेजेस आएगा तो हमें केवल इतना ही क्वेश्चन करना है। ये आपको क्वेश्चन में क्रेडिटर या एडवांस गिवन भी होगा, क्रेडिट एट द एंड, क्रेडिट इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, वो सब गिवन होगा, पर उसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी। अगर परचेजेस आया है उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, और अगर अमाउंट पेड आया है तो सारी ट्रीटमेंट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। इलिस्ट्रेशन है कुछ मैंने बनाई थी, देखो स्टॉक और ये अमाउंट पेड के ऊपर है इलिस्ट्रेशन, तो आप देख लीजिए। ये डाला है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये निकाला है, कैसे निकाला है ये देखिए आप इसमें। ये देखिए अमाउंट पेड ले लिया, एडवांस टू सप्लायर बिगनिंग ले लिया, क्रेडिटर एंड ऐड कर लिया, एडवांस टू सप्लायर एंड माइनस क्रेडिटर इन द बिगनिंग माइनस, तो परचेज आ गया, उसमें स्टॉक इन द बिगनिंग ऐड कर लिया और स्टॉक एट द एंड लेस कर दिया। तो जो अमाउंट आई वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लिया। और ये हम क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है वहीं से ले लेते हैं, इसमें पता ही हमें ओपनिंग में जाएगा बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग में स्टॉक एसेट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, एडवांस एसेट साइड जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेटिव, कई बार बच्चे इसका ना अब वो कहते हैं अकाउंट्स बना के दिखाइए, तो अकाउंट्स भी बनाना पड़ता है, जैसे हमने पीछे वर्किंग नोट किया है तो इसके अकाउंट्स बनाना पड़ता है। तो बैलेंस बीट एडवांस इन द बिगिनिंग यहाँ आ गया, यहाँ पे क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग आ गया, यहाँ पेमेंट जो अमाउंट पेड किया है वो आ गया, यहाँ पे क्रेडिटर एट द एंड आ गया, और यहाँ पे एडवांस एट द एंड। इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसे हम यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा। यहाँ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो यहाँ। अब हम स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे, इसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। वहां से जो क्रेडिटर निकाले थे वो आ गए यहाँ पे, और इन सब का जो अंतर आएगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट ये। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिव है इसका। तो कई बार ये हमें अकाउंट्स बनाने पे आते हैं और नंबर होते हैं बेटा वर्किंग नोट्स के, इसलिए इसे बनाना जरूरी है, इसे भी आप जरूर बनाएंगे जब एग्जाम्स के अंत। अब सेकेंड मैम बस यहीं तक स्टॉप कर दो, टाइम हो गया ओवर, तो आप बस फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा और इस बारे में। ठीक है सर, फिर वो असाइनमेंट दिखा देते हैं। हाँ असाइनमेंट दिखा दो आप बस। चलिए बच्चे, ये असाइनमेंट्स हैं, ये काम आपको करना है। और क्योंकि हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से ये कहा गया है कि बच्चों को असाइनमेंट दी जाएंगी, और जो बच्चे जो है अपनी नोटबुक में करेंगे, आपके पास पिछली नोटबुक्स है उसी के अंदर आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए, और ये आपके टीचर्स के द्वारा जो है चेक की जाएंगी। हर डेट की डालनी है क्योंकि आपके टीचर्स के पास भी ये असाइनमेंट सब जा रही है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्योंकि इसे करा रहा आप देख ही रहे हो, तो इसलिए इसे करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है पहली असाइनमेंट के अंतर्गत, और दूसरे असाइनमेंट के अंतर्गत आपको इन इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको, और तीसरे में आपको बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की और बैलेंस शीट की बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, उससे डालना है। और चौथे में आपको मेडिसिन वही परचेज दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया है, स्टॉक दिया है, तो आपको उनके
अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी वो निकालनी है, और 5th में आपको अमाउंट पेड दिया हुआ है और उससे कौन सी अमाउंट डेबिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे निकालना है। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। दोबारा पीपीटी देख लेना और आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट आपका। और अब ठीक है सर। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू।